नमस्कार दोस्तों। क्या बताऊं आपको, 3.5 घंटे बर्बाद करके और सोचा कि आपको भी कुछ हिंट दे दूं। आप भी शायद सिर दर्द से बच सको। एक फिल्म देखी, एक तो लंबी इतनी और ज़बरदस्ती की भाषणबाजी, और अंत कुछ नहीं, ढाक के 3 पात, मुर्दे ही मुर्दे, लाशें ही लाशें। नहीं, मैं कुली की बात नहीं कर रहा, उसमें तो कुछ एक्शन भी है। यहाँ तो कोई एक्शन नहीं जी। मैं बात कर रहा हूँ बंगाल फाइल्स की। पता नहीं इस भाई को, जो हमारे विवेक अग्निहोत्री जी हैं, एक इनकी पत्नी है पल्लवी जोशी। अरे आप किसी दल विशेष से संबंध रखते हैं या किसी संगठन का समर्थन करते हैं, करिए, लेकिन अननेसेसरी उन्माद मत फैलाइए, गंदगी मत करिए। मैंने इतनी फिल्में देखी हैं, इंडियन, इंग्लिश, हॉलीवुड, ब्रिटिश और दूसरे भी कई देश। इवन शोले जैसी फिल्म, और उसमें भी वो गब्बर सिंह जैसा दुर्दांत डाकू, और वो आके एक पूरा खानदान ख़त्म कर देता है। सबकी लाशें पड़ी हैं सफ़ेद चादरों से ढकी हुई, और जब ठाकुर साहब आते हैं, सब लाशों पे से चादरें उठा के दिखाई जाती हैं, लेकिन बच्चे की बॉडी कोई नहीं दिखाता। बहुत इमोशनल बात है। और यहाँ पे बच्चों को वो कूड़ा उठाने वाली रेडी में बच्चों की लाशों का ढेर उठा के ले जा रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिल्म में किसी ने काम किया है अच्छा, उसकी तारीफ़ किए बिना भी मैं नहीं रह सकता। वो हैं मिथुन चक्रवर्ती। बड़ा अच्छा निभाया उन्होंने। वो तो खैर हैं ही जन्मजात, पता नहीं उनकी तो रगों में ही एक्टिंग बसी हुई है, और उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि आप मान लीजिए कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। और मैं उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। उसके अलावा फिल्म में पल्लवी जोशी हैं। बड़ी खूबसूरत इमेज थी जब छुटपन में दूरदर्शन पर एक नाटक देखा था, और उसमें मृग नैनी का रोल किया था पल्लवी जोशी ने, जो कि कुछ दिन पहले ही मैंने नावल भी पढ़ा था कुदरती बात से। और वो ग्वालियर के किले की कहानी है कि कैसे वहाँ पे राजा की जो 10वीं रानी थी, वो भील जाति की थी, गांव से आई हुई, बाकी सब राजसी परिवारों से थी। और मृग ये जो 10वीं रानी थी उसका नाम मृग नैनी था, और ये रोल निभाया था पल्लवी जोशी ने। और वो सच में मृग नैनी लगती थी, और यहाँ उसे पागल बुढ़िया से दिखाया है। एनीवे, क्या बोलना। अब वो एक्टिंग कम और पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा करती हैं। ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो इसलिए ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहिए। इसे आई एम बुद्धा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है, उसके साथ अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स ने मिलके। और इतने मंझे हुए गजब के एक्टर, हज़ारों अवार्ड जीत चुके, जिन्होंने जवानी में बुढ़े का रोल किया था और बुढ़ापे में जवान आदमी का रोल कर रहे हैं। अनुपम खेर, उस एक्टर ने यहाँ पे महात्मा गांधी का रोल निभाया है। और इतना, पहली बात तो शक्ल ही नहीं मिलती, कपड़े भी कुछ अजीब से लपेटे हैं। महात्मा गांधी का तो लंगोटी थी, छोटी सी वो धोती और पूरा शरीर, लेकिन इसने तो ऊपर नीचे इतनी चादरें लपेट रखी हैं। दूसरा, महात्मा गांधी एक पतले से मुंह वाले, और सिर्फ एक चश्मा लगाने से तो महात्मा गांधी नहीं तुम बन जाते, तुम्हारा कुछ तो होना चाहिए। पता नहीं पर डायरेक्टर ने क्या सोच के उसे महात्मा गांधी बनाया है। कहीं से भी वो महात्मा गांधी नहीं लग रहा। बोलना उसको नहीं आ रहा इस फिल्म में, कैसे बोले और क्या बोले वो भी नहीं है कुछ।
महात्मा गांधी लाइक बोल, महात्मा गांधी की दरअसल बुराई करने के लिए ये फिल्म में उनका रोल लिया गया। महात्मा गांधी को एक बेवकूफ़ पागल बुड्ढा दिखाया। लोग आते हैं कंप्लेंट करने के देखो पूरे शहर में मारकाट बच रही है, कत्लेआम हो रहा है और आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही रोक सकते हो। वो कहता है तुम लोग बैठो, मैं पहले बकरी का दूध निकाल के आता हूँ। इतना बेवकूफ़ तो मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे। ऐसे नहीं लोगों ने उन्हें महात्मा कहा, उन्हें बापू कहा कि वो कह रहे हैं कि मरते हैं तो मर जाओ, मैं तो पहले अपनी बकरी का दूध निकालूंगा। यहाँ वो हमेशा औरतों के साथ बैठे होते हैं, जवान बुढ़ी हर तरह की, ज़्यादातर जवान, देसी विदेशी हर तरह की। यार तुमको किसी को गाली देनी है तो बेशक दे लो, वैसे ही दे लो सरेआम, ऐसे बहाने क्यों बनाते हो। गांधी जी, सारी दुनिया उन्हें सलाम करती है, सारी दुनिया। हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी विदेश जाते हैं, अगर उस शहर में गांधी जी की कहीं मूर्ति लगी है, जो कि ज़्यादातर लगी होती है, तो वहाँ पर उन्हें नमन करने ज़रूर जाते हैं। और आप उन्हें एक सेक्सो, मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को शब्द भी नहीं मिल रहे उनकी, मैं तो उनकी बुराई सोच भी नहीं सकता। एक देवतुल्य पुरुष जिसको हम बापू कहते हैं, उसके बारे में गंदा बोलना, मेरे से तो शब्द भी नहीं मिलते इतना गंदा बोलने के, जितना गंदा उनको दिखाया गया है। और उनकी एक्टिंग कराई गई है अनुपम खेर से, जिनका चेहरा चौड़ा है जबकि बापू का चेहरा पतला और लंबा था। तो किस बेस पे अनुपम खेर को महात्मा गांधी बनाया गया है, समझ से बाहर की बात है। तो दूसरी बात यह कि क्यों दिखाया गया है, तो आजकल बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों का खेल चल रहा है। और ये 1946 में एक घटना हुई थी, 16 अगस्त 1946 को, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। उस दिन से आज की परिस्थितियों को कंपेयर किया गया है। एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि 80% हमारे देश में हिंदू हैं, यानी कि अगर मिला के लगाओ 140 करोड़ में से 110 करोड़ हिंदू हैं, 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो हिंदू खतरे में क्यों है? अरे 1 करोड़ हिंदू अगर छींक दे तो मुसलमान वैसे ही उड़ जाएं। तो और अगर कहीं मुसलमानों से हिंदू डरता है तो, या मतलब कमज़ोर पड़ता है, चाहे कुछ भी होता है, तो वो हमारी बेवकूफ़ी है, ना कि उनकी चालाकी। आप अपनी बेटियों को रोक नहीं पाते और उनको लव जिहाद के नाम पे गालियां देते हो। अपने बच्चों को समझा के रखें तो क्यों लव जिहाद हो। हाँ, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं समझाते। बड़े बड़े लीडरों की बेटियां मुसलमान, बड़े बड़े लीडरों के दामाद मुसलमान हैं। अगर आप अपने बच्चों को समझा के रखो, बच्चे मुसलमान बुरी कौम नहीं है, हम भी बुरी कौम नहीं है, उनके अपने असूल हैं, हमारे अपने असूल हैं, उनके अपना कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है। और देखा जाए तो भाषा भी हमारी और उनकी अलग अलग है, लेकिन इतनी भी अलग नहीं है। यहाँ की बोली थी, खड़ी बोली जिसे बोलते थे, हिंदी तो नहीं थी। और उनकी बोली जो थी वो फारसी जो उधर से आए थे उन लोगों की बोली थी। और जब वो यहाँ की बोलियाँ आपस में एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हुई और नई बोलियाँ बनी, तो 2 भाषाएं बनी नई, एक हिंदी और एक उर्दू। ना उर्दू पहले थी, ना और कहीं है, और ना हिंदी पहले थी। तो जिस भाषा में अवधि या खड़ी बोली के शब्द ज़्यादा आ गए वो हिंदी बन गई, जिसमें फारसी के शब्द ज़्यादा आ गए वो उर्दू बन गई। लेकिन इससे पहले तो ये भाषाएं नहीं थी। और लड़ाई किस बात की ना। और दूसरी बात, जिन्ना, जिसे जिन्ना बनाया है वो कहीं से भी नहीं जचता। जिन्ना साहब बहुत पतले दुबले लंबे थे, कोशिश करी गई है लेकिन ऐसा नहीं था। जिन्ना साहब बहुत दुबले थे, वो कई सालों से तपेदिक के मरीज थे, टीबी जिसे बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, और वो बहुत ही स्लिम थे।
जैसा कि मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस में होता है। और यहाँ पे उन्हें अच्छा हट्टा कट्टा दिखाया गया है। तो ये भी एक मजाक की बात है कि मतलब कास्टिंग तो इतनी बुरी हुई है ना, तो बस एक ही बंदा इसमें जस्ता है, या दूसरा वो जो सीबीआई इंस्पेक्टर बन के आया है जिनका दर्शन कुमार, उसका रोल अच्छा है बेचारे का, और उसने बहुत अच्छा काम किया है। आखिर में उसने वो, वो सरदार जो मोहम्मद है उसको मार भी दिया। अब बताओ, इसमें तुम मुसलमान का तुमने दो कौम तो लगा दी, एक हिंदू एक मुसलमान और उनको लड़ा दिया, और उसमें तीसरी कौम डालने के लिए एक तो जो वो लड़की है भारती, उसका बॉयफ्रेंड या वो एक सरदार अमरजीत को दिखाया, अमर बोलते हैं उसे, और दूसरा ये जो मेन विलन है, मुसलमानों का लीडर है, उसका नाम सरदार रख दिया। क्यों सरदार रखा? और नाम नहीं हो सकते किसी मुसलमान के, और लेकिन क्योंकि इनको तीसरी कौम को भी बीच में डालना था, किसी तरह लड़ाई झगड़ा तमाशा आपस में करवाना था, तो उसका नाम सरदार रख दिया। एक वो भारती का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, उसका नाम भी अमर है, वो हर टाइम उसके साथ घूमता है। और एक जो रोल बहुत अच्छा किया जिसने उसका भी, जिन्होंने अच्छा किया उनका नाम भी बोलना चाहिए, वो है गोपाल पाठा का। गोपाल पाठा का जो उनका इस नाम से ही वो मशहूर थे, पर उनका असली नाम गोपाल मुखर्जी था। बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, और उसका रोल जिसने निभाया है बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और उसका मेकअप वगैरह भी अच्छा है, इसे हम कह सकते हैं। तो गांधी जी को मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है उनके बारे में, डॉक्यूमेंट्रीज और कई चीज़। प्रशंसक रहा हूँ किसी ज़माने में उनका, बल्कि अभी भी हूँ उनका। अपने आप को कहना कि मैं गांधी का प्रशंसक हूँ, या ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर आपकी आत्मा जिंदा है तो आप गांधी की बुराई नहीं कर सकते। तो गांधी कहते हैं कि वो आवाज़ आती है कि जो लोग, मतलब शायद ये गोपाल पाठा ही कहते हैं कि हमारी माओ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, तो गांधी जी कहते हैं तो उन माओ बहनों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। गांधी जी आत्महत्या करने के लिए कभी किसी को नहीं कह सकते, वो उसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप मानते थे। ये उन्होंने कई बार कई जगह कहा है। वो आत्मरक्षा कहते हैं, आत्महत्या नहीं कहते। लेकिन कैसे शब्दों को तो रोड़ा मरोड़ा गया है, भगवान ही मालिक है। और कहते हैं कि वो बंटवारा अभी शुरू हुआ है। ये पता नहीं किस बंटवारे की बात करते हैं। कहते हैं कि 10% ये माइनॉरिटी अपने को कहते हैं, 20% में अपने को असर्ट कहते हैं, और 30% में सेपरेट कंट्री की मांग करने लगते हैं। अरे भाई, कैसे कोई सेपरेट कंट्री ले लेगा? वो बात अलग थी। वो ना उनको कंट्री मिली, ना हमने दी, ना उन्होंने मांगी। ये तो जो काम किया वो अंग्रेज़ों ने किया। हमारी बेवकूफ़ी कि हम अंग्रेज़ों के पीछे चले। हमें अंग्रेज़ों ने वैसे ही छोड़ के चले जाना था, उनके देश में बर्बादी हो रही थी, लेकिन हमें आज़ादी की भूख थी। हम सैकड़ों साल से पिस रहे थे, कभी मुग़लों की तो कभी अंग्रेज़ों की, कभी और उससे पहले दूसरे आने वाले आक्रांताओं की। तो हम चाहते थे कि आज़ाद हों, लेकिन तो हम उसको दूर नहीं करना चाहते थे। नहीं, अगर वरना तो अंग्रेज़ों ने वैसे ही चले जाना था, क्योंकि जो चीज़ इंग्लैंड में 2 पाउंड की मिलती थी, 3 पाउंड की मिलती थी, वो हिंदुस्तान से बन के आके इंग्लैंड जाके वो 50 सेंट में मिल जाती थी, क्योंकि अंग्रेज वहाँ की लेबर ज़्यादा थी, यहाँ का किराया भी डाल के सब कुछ करके, और वो इतनी सस्ती मिलती थी। तो लेबर पार्टी पहली बार इस प्रॉमिस के साथ जीती थी कि अगर हम जीते तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे और अपने वहाँ से हटा लेंगे। और समझ नहीं आता क्या क्या बोले ना।
गांधी जी की बुराई करना अपने आप में बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है, और ये विवेक अग्निहोत्री को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। शायद जिस किसी विशेष दल को या किसी विशेष संगठन को चमचागिरी करने या सोचने के कम से कम उनके मानने वाले तो हमारे फिल्म को देखेंगे ही देखेंगे। इसने ये फिल्म बनाई है और अफसोस उन्होंने भी नहीं देखी। 40-50 करोड़ में बनी फिल्म 10 करोड़ भी इकट्ठे नहीं कर पाई है एक हफ्ते में। तो इसको खुद ही समझ लेना चाहिए कि भारतीय लोग बेवकूफ़ नहीं है। कश्मीर फाइल की बात अलग थी, लेकिन बंगाल का ऐसा नहीं है। और जो दूसरी बात एक ये है कि जो पार्टीशन हुआ था वो 2 ही स्टेट का हुआ था, उसको भारत का पार्टीशन कहना गलत है। एक पार्टीशन हुआ था पंजाब का और एक पार्टीशन हुआ था बंगाल का। और अब मेरे ख्याल में वो पंजाब की भी। और हर माइनॉरिटी आतंकवादी क्यों है? मुसलमान हैं तो वो पाकिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं। सिख हैं तो वो आतंकवादी हैं, वो खालिस्तानी हैं। अरे ना पंजाबियों को एक खालिस्तान चाहिए और ना मुसलमान पाकिस्तान जाके राजी हैं। 4 सांस चैन की सांस लेते हैं, यहाँ पे रहते हैं, कमाते हैं। तो और पाकिस्तान जाके क्या करेंगे? कौन खुश है पाकिस्तान में और किसका घर बस रहा है पाकिस्तान में? खाने के लाले पड़े हुए हैं, पता नहीं कल पेट्रोल मिलेगा, कल चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। यहाँ सबको पता तो है कि कल भी चूल्हा जलेगा और खाने को भी मिलेगा। और पाकिस्तानी क्यों होएगा? तो बिल्कुल नहीं चाहते मुसलमान पाकिस्तान जाना, ना वो पाकिस्तान बनाना। उनको हर मुसलमान को पता है कि पाकिस्तान बन गया तो उनको सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे जो लोग उस टाइम पाकिस्तान गए थे वो आज तक पछता रहे हैं। अगर एक बार सेंसस करा लिया जाए, एक बार जनमत संग्रह करा लिया जाए तो वो सारे इंडिया में आ जाएंगे। इतना इंडिया की अच्छाई है और इतनी पाकिस्तान की बुराई है। लेकिन समझ नहीं आता कि ऐसी फिल्में क्यों बनाई जाती हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसी फिल्में मत देखिए। और आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, आपको लाशें देखने का शौक़ है, छोटे छोटे बच्चों की लाशें, औरतों की लाशें, तो ज़रूर देखिए। वरना इस फिल्म में और कुछ नहीं दिखाया गया है। कोई विचार नहीं है, कोई अकल की बात नहीं है जिसे इस फिल्म को देखा जाए। बाकी आपकी इच्छा। मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। बेशक गाली दें, क्योंकि मैं इस फिल्म की बुराई कर रहा हूँ। मेरी आपकी गालियाँ भी सर माथे, लेकिन कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। और हो सके तो अब मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।